a force F equals to 4I plus 2J minus 3K. A force F equals to 4I plus 2J minus 3K. Acts at a point of a body of position vector r बराबर at position vector r बराबर 2I plus 2J plus 4K. 2I plus 2J plus 4K. Then find torque of this force, torque due to this force, about first part origin और दूसरा पार्ट पोजीशन वेक्टर. पहला पार्ट क्या है? ओरिजिन और दूसरा पार्ट पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर अच्छा वर्ड नहीं है. अबाउट अ पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ना, अबाउट अ पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर डैश I minus 2J plus 4K plus 3K. ये बल्कि ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं ये फिजिक्स कम मैथ ज्यादा है. करिए. कितना देर कर रहे हो यार तुम लोग? अभी तक नहीं हुआ? ये देखो टाउ बराबर, टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है. देखो टाउ बराबर, अब तो आर क्रॉस एफ ना, आर क्रॉस एफ. सो आर क्रॉस एफ मतलब आई जे के. पहले आर, पहले ये और आर ओरिजिन ना, और आर इसके ओर लग रहा है, इसके ओर तो पाना है. तो पोजीशन वेक्टर यही ना जिस जहां पे लग रहा है. 2 2 4 ये कौन सा आर होता है?
एफ का पोजीशन वेक्टर है और वहां से पोजीशन वेक्टर है जिसके अबाउट पाना है, तो ओरिजिन तब तो ठीक है, ओरिजिन के अबाउट तो जहां जिस पे लग रहा है वही वाला लेना भी है और एफ रखना है 4 2 -3 समथिंग आई माइनस सम जे समथिंग जे प्लस समथिंग के ना। बहुत सारी जगह यूज होगा, पूरे फिजिक्स में बहुत सारी जगह यूज है जहां पे आपका परसेप्शन वीक हो जाता है, जहां पे पूरा मैग्नेटिज्म क्रॉस से ही कुल है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अजीब अजीब सा चार्ज और वेलोसिटी कुल दे दिया जाएगा, पूरा मैग्नेटिज्म यही भरा हुआ है, वहां पे एक कुल क्रॉस क्रॉस करके निकालना होगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वहां पे फिर अपना फिजिक्स वाला परसेप्शन मत लगाइएगा, नहीं आएगा। मैथमेटिकल ज्यादा मतलब ऐसा नहीं करना कि पूरा मैग्नेटिज्म मैथमेटिकल ही है, फोटो बना रहेगा तो फिजिक्स वाला रहेगा, लेकिन जब कदेगा मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं 2i + 3j + 4k, तो अब खोपड़ा लगाओगे उसमें, होगा ही नहीं। इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है और चार्ज किधर फेंका गया है, वेलोसिटी और फोर्स किधर क्या लग रहा है। आपको सिंपली जो फार्मूला होगा उसमें और लगाएंगे, तो बहुत सारे फार्मूले आपको किताब मतलब इस सब्जेक्ट में फिजिक्स में आपको इसी तरह मिलेंगे कि आपको सीधा आपको ब्लाइंडली फार्मूले लगाना होगा, दिमाग कम लगाना होगा। जैसे ये तो कर लिए होंगे आप लोग, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -6 -8, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -6 -16, this into this -8, कितना आ गया -14i प्लस 22j -4k। और आपका सही है कि नहीं सही है इसे भी जल्दी से पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिजल्ट है वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी, तो डॉट लेने से 0 होना चाहिए, भाई परपेंडिकुलर डॉट से 0 होना चाहिए था ना, तो जल्दी से करके देख सकते हैं आप, एग्जाम में देख सकते हैं कि डॉट से 0 हो रहा है कि नहीं। तो दिस डॉट दिस 0 होना चाहिए, दिस डॉट दिस 0 होना चाहिए, नहीं तो आप जो किए वो सही नहीं है। हो रहा है तो फिर ठीक है, तो एक तो मैथमेटिकली कर लिए, फिर कहीं अच्छा इसलिए भी मैं बताया ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि टॉर्क यदि फिर से रिवाइज किए सीखे, इसका मतलब मैग्नेटिज्म के मैग्नेटिज्म को बहुत बड़ा पार्ट सीख लिए, रोटेशनल का तो बहुत सारा सीखे ही, जब ओमेगा और आर और वी और पता नहीं क्या देके क्या पूछेगा, कुछ करेगा, बहुत सारा एंगुलर मोमेंटम ये है तो ऐसा है तो वैसा है ना। तो फिर आप रोटेशनल में तो करेंगे ही, जहां जहां आएगा इस तरह का क्रॉस से वहां वहां आपको करना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि फिजिक्स में लॉज कम है, फार्मूले कम है, वेरिएशन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो यदि आप क्रॉस सीख लिए तो फिर पूरा करना चाहिए यार, मैग्नेटिज्म तो अपने से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें यही क्रॉस व्रॉस वाला है, डायरेक्शन ऐसे इधर तो उधर ऊपर नीचे ऐसे। ये समझ में आया? इसके ऊपर जल्दी निकाल दीजिए। यदि मैं इसके लिए थोड़ा सा फोटो से जरूरत नहीं तो फिर भी बना देता हूं, फिर भी बना देता हूं। ये देखिए ये एफ लग रहा था, ये पोजीशन वेक्टर था ना, ये एक पोजीशन वेक्टर था और एफ लग रहा था, तो रिजल्ट आ गया है ना, टॉर्क आ गया है। तो ओरिजिन के अबाउट ना करे कि नहीं, आप इसके अबाउट बताइए, एक नया आर डैश है, इसके अबाउट बताइए, इसके अबाउट। तो इसके अबाउट ये पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना होगा, ये वाला ना, तो इसके अबाउट बताना होगा ना। तो क्या करना होगा आपको, आर माइनस आर डैश ना, तो कर लीजिए, निकाल लीजिए। टाउ बराबर क्या करना होगा, आर माइनस आर डैश क्रॉस दिस ना, कर लीजिए, जो नहीं कर पाया कर लो। अबाउट निकालना, उसके अबाउट ना पोजीशन वेक्टर होना चाहिए उसका, एफ का पोजीशन वेक्टर उसके अबाउट उसके रेफरेंस में होना चाहिए, जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। तो मैथमेटिकल भी खत्म हो गया ना।
कर लेंगे ना आप लोग ये? बल्कि यूं कहो कि जनरल फॉर्मूला तो यही है। जनरल फॉर्मूला में यदि कहूं कि जनरल फॉर्मूला टॉर्क का ये है, जहां एफ लग रहा होगा वो वाला, ये रिफरेंस वाला है आर नॉट, नॉट ओरिजिन, जिसके अबाउट निकालना है क्रॉस एफ ना। यही जब ओरिजिन होता है तो जीरो रहता है, तो ठीक है, वो किए थे। नहीं कुछ रहता है तो रखते होंगे। जनरल तो यही है, जनरल ये। तो जनरल फार्मूला ये, इसी के केसेस होते हैं। सो मैं मान के चल रहा हूं कि जब क्रॉस वाली चीजें डिफाइन होगी तो एक बार फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर लिए क्रॉस कैसे निकलता है, और रिजल्ट आया। और फिर अब हम लोग फिजिक्स वाला पढ़ लेते हैं ना। फिजिक्स वाला लिखो। अब ये तो मैथ्स वाला था, फिजिक्स वाला क्वेश्चन लिखो। क्या हुआ? क्वेश्चन लिखो। अब हम लोग थोड़ा स्टैटिक एनएलएम की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे ना। आपको याद है कि एनएलएम हम लोग पढ़े थे तो शुरू में सब इक्विलिब्रियम में था, रेस्ट में था, तो टेंशन निकाले, नॉर्मल रिएक्शन निकाले, कुल सब रस्सी उसी में कुल निकाले थे, है ना। तो फिर वैसे रेस्ट वाला स्टैटिक एंड डायनामिक ना, तो हम लोग पहले स्टैटिक पढ़े फिर डायनामिक पढ़े। देखिए फिर चलने लगा था ब्लॉक, और लिफ्ट चलने लगा था, ब्लॉक पर ब्लॉक लगा हुआ था, पुली चलने लगा था ऐसे। तो पहले हम लोग स्टैटिक पढ़ लेते हैं जो आसान है। तो क्वेश्चन लिखिए, as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, find tension in each string, find tension in each string in each case. Find tension in each string in each case. आइडियल स्ट्रिंग है, लेंथ L है और रॉड है ये, और मास M है। दूसरा ये L/4 है, ये टोटल L है। दोनों राशि में आपको टेंशन बताना है। थर्ड मास M है, लेंथ L है और ये थीटा है, और दोनों रॉड में, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताना है आपको।
अब देख रहे हैं कि सभी जितना भी मास रॉड हैंगिंग है वो रेस्ट में ना सब रुके हुए हैं, और आपको बताना है कि रस्सी में कितना टेंशन है, इसमें कितना टेंशन है, इसमें कितना टेंशन है। टेंशन तो डायमेंशन सही होना चाहिए ना, mg/2 ना, mg/L/2 तो टॉर्क है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस ना, तो टेंशन तो फोर्स होता है। ये तो बिना पेन चला किया जा सकता था। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं क्यों, कैसे किया जा सकता था। क्यों? सिमेट्री है ना, ये मतलब जितना टेंशन इसमें होना चाहिए उतना ही इसमें होना चाहिए, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। और ये भले ही रोटेशनल का रिजिड बॉडी स्टडी है, लेकिन ये एनएलएम से लगा सकते हैं। रुका हुआ है, जितना ऊपर उतना, तो 2t ऊपर, टीटी है, टीटी 2t ऊपर और mg नीचे, तो 2t बराबर mg, तो t बराबर, तो इसमें भी mg/2 और इसमें भी mg/2, और आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आएगा ऐसे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस बार टी नहीं मान सकते आप, वो सिमेट्री नहीं है कि आप टी मान लेंगे, तो एक नया फिर थोड़ा सा दिक्कत आ गया। अब ये रोटेशनल है, रोटेशनल तो है, ये भी था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा जल्दी कर लिए, बिना पेन चलाए कर लिए, सिमेट्री था इसलिए। एक एक चीज समझना चाहिए कि सिमेट्री था इसलिए कर पाए, तो आसानी से हो गया। तो क्या बड़ा सा मैसेज क्या है तुम्हारे लिए, सबको करने के लिए सुन लो। अब देखे थे कि एनएलएम वाला F बराबर A में बैलेंस किए रुका हुआ था, तो लगाए हो गया। और दूसरा, भले ही नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो लगेगा नहीं। मैं बता रहा क्या लगाओगे, T1 T2 और नीचे mg, तो T1 प्लस T2 बराबर हाँ ही रहेगा, और हर जगह रहेगा। और जितना दिया हूं उतना ही नहीं, दुनिया में हर जगह रहेगा ये, क्योंकि जो एनएलएम पढ़े हैं वो होल्ड करना मस्ट है, वो तो होल्ड करेगा। एक इक्वेशन तो लगेगा ही, कौन सा वाला, F बराबर A में। बस अंतर इतना है कि नेट F बराबर m इंटू A, किसका, CM सेंटर ऑफ मास का। फिर सुन लो, F बराबर A में तो लगेगा ही, सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन बताओ 0, तो फोर्स 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन बताओ, सब में सेंटर ऑफ मास एक्सेशन बताओ, तो फोर्स बैलेंस मस्ट है। सो F बराबर A में हर जगह लगेगा कि नहीं, क्वांटम को बस छोड़ देते हैं। वैसे क्वांटम इस तरह इस लेवल का आप में है भी नहीं कि न लगाए ना, है ही नहीं इस तरह का क्वांटम मैकेनिक्स यार जो मॉडर्न है। सो हर जगह लगेगा F बराबर A में। बस थोड़ा सा एनएलएम से अलग किस मामले में है, F बराबर A में एनएलएम वाला और F बराबर A में रोटेशनल में क्या अंतर है? नहीं, वही वाला है। ये अंतर है कि वहां पे हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे थे, उसको पॉइंट मास मान के इसकी बात ही नहीं कर रहे थे कि सेंटर ऑफ मास का है, बात ही नहीं कर रहे थे। उसको क्या मान ले रहे थे, तो ये नहीं करते कि सेंटर ऑफ मास का है, बल्कि जो वो पूरा वही था, अरे पॉइंट मास है पूरा वही था, बात नहीं किए। लेकिन अब क्योंकि डायमेंशनल बॉडी की स्टडी है, जहां ऐसा डायमेंशनल बॉडी का बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, भूल जा रहे हो तुम लोग, कि ऐसा डायमेंशनल बॉडी का स्टडी है जिसका एक्सेलरेशन हर पॉइंट का अलग अलग हो सकता है। सेम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अलग अलग होगा ना। अच्छा सेम है तब तो वही वाला ए होगा, अरे सबका है, सबका वही तो वही वाला ए, फिर तो सीएम नहीं कहोगे तो भी ठीक है। लेकिन यदि क्योंकि ये सब देखो घूम रहा, सबका एक्सेलरेशन अलग अलग है इसमें, दिख रहा है ना, ये तुम्हें क्या लग रहा है सबका एक्सेलरेशन सेम है इसमें, ओमेगा इस पर आर है सबका, है ना, और आर अलग अलग है इसका फैन का। तो F बराबर एम ए, सो ए किसका, सेंटर ऑफ मास का, कहीं भी। तो एक इक्वेशन पहले भी लगता था और आज भी लगेगा। कठिन इसलिए है क्योंकि वो तो लगेगा ही, उतने से काम नहीं होगा, तो इसलिए कठिन है। कठिन समझ में आ रहा क्यों है, तो करिए फिर, और क्या करिए दूसरा वाला। हाँ कितना कितना, mg/3 और 2 mg/3,
गलत तो नहीं बोलो यार, बाई 4 तो नहीं है। 3 mg/4 और mg/4 तो नहीं है। पता नहीं, मतलब हमें मालूम नहीं है, वो अभी देखता हूं, उनका भी सही हो सकता है, इसका भी पता नहीं, देखते हैं। अच्छा इसका बना दो ना, इसका बना देता हूं, देखो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया, मैं तो ऐसे ही बता दिया था। ये देखो नीचे mg और सिमेट्री से टी और सिमेट्री से, और ये चलना नहीं है क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है कि रुका हुआ है, तो 2t बराबर mg और आ गया ना। चलिए मैं इसका बनाने जा रहा हूं, ध्यान से। इस एक क्वेश्चन से आपको पता है कि मैं पूरा जो फोटो वाला, इस एक क्वेश्चन से जो फोटो वाला मतलब पूरा फिजिक्स जो आपको ऑब्जर्व करना है वो मैं बताने जा रहा हूं। और ये केवल रोटेशनल का रिजिड बॉडी और मैकेनिक्स टाइप का नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल, मैग्नेटिज्म में मैग्नेट, और हर जगह बात हो रही होगी रिजिड बॉडी। सच्चाई तो यही है कि दुनिया में सब रिजिड बॉडी ही होते हैं, भले ही हम लोग सीखने के लिए आसानी के नाम पे पहले बराबर में पॉइंट मास पढ़ लिए थे। एनीवे सो यदि ये टी करें T1, मान लेते हैं किसमें कितना टेंशन है, इसमें T2। सो T1, अच्छा ये लगा, भूल ही गया, कितना लगाना है नीचे mg, और यहां से कितनी दूरी पे, L/4 पे कितना T2। एक एक स्टेप सीखते हैं ना, कहीं और भी करने के लिए, कितना भी क्वेश्चन क्यों ना हो, स्टेप सीखते हैं। कहीं भी अब सब जगह हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फिलहाल रस्सी का टेंशन फोर्स और mg लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो रहा है तो वो वाला भी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक हुआ तो वो वाला भी लगेगा, स्प्रिंग हुआ तो वो वाला भी लगेगा, ग्रेविटेशन होगा तो वो भी ग्रेविटेशन लग ही रहेगा यार, mg है ना। तो सब लगाएंगे और फिर से वहीं पे लौट के चले आए, जो हालांकि वर्क एनर्जी पावर और सब पढ़ते रहे तो भी एनएलएम वाला पार्ट रहा, हमेशा बनाते रहे जरूरत पड़ा तो आज फिर से देखिए हम लोग फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो पहला स्टेप है सब जगह फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फोर्स दिखाएंगे। अगला स्टेप है F बराबर ma लिखने वाला, और पता नहीं चलता है कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम से नहीं पता चलता। कहां से पता चलता है क्या करना है, फोटो से पता चलता है कि रेस्ट में है। लिफ्ट में एक्सेलरेट हो रहा होता तो फ्री बॉडी डायग्राम से वैसे भी पता नहीं चलता, यहीं से आइडिया लेते। कोई कह दे कि एक्सेलरेट हो रहा है तो हम लोग T1 + T2 - mg बराबर ma लिखते। तो यहां से पता है कि क्या है, रुका हुआ है, तो बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो बैलेंस के नाम पे क्या लिखूं बताओ, जितना ऊपर उतना नीचे। अभी जब मैं ये जो लिखने जा रहा हूं उसमें रोटेशनल का नामो निशान नहीं है, तो कितना ऊपर, T1 + T2 बराबर, हमेशा नहीं, अभी यानी कि लिफ्ट में है तो भी सर पढ़ाए हैं जितना ऊपर उतना नीचे। हाँ यहां भी इसे पता है कि रुका हुआ है, सेंटर मास रेस्ट में, 0 एक्सेलरेशन है। यदि लिफ्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता तो तब भी यही रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाता है तो भी यही रहता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जाता तो टेढ़ा हो जाता है, तब भी ऐसे सीधा रहता है। एक्सेलरेट करता तब टेढ़ा होता है। अब गिरते तब नहीं है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन चलती रहती है। हजारों किलोमीटर पर आवर से कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन चलेगी, कोई दिक्कत आपको, आप ऐसे ही रहेंगे। दिक्कत तब होगी जब थोड़ा सा एक्सेलरेट हो जाएगी तो ऐसे हो जाएंगे, तो फिर ऐसे हो जाएंगे, तो एक्सेलरेशन से प्रॉब्लम आती है। वो इनर्शियल फ्रेम होता है जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। इनर्शियल फ्रेम मतलब वैसा ही फ्रेम जैसा रेस्ट वाला होता है। इतने से काम तो हुआ नहीं, तो रोटेशनल लगाना पड़ेगा। अब रोटेशनल लगाने के लिए क्या करोगे वो सुनो। मान लेते हैं ये A है, B है, C है, O है, ऐसे A है, O है, B है, C है, D है, और दूरी मान ले R है, कुछ भी मान लो, P है, Q है, फर्क नहीं पड़ता, किसी के वर्ड बता रहा हूं मैं। आप टाउ बराबर आई अल्फा लिखने जा रहे हैं अब, और टाउ बराबर आई अल्फा लिखते समय सबसे पहले आता है किसके अबाउट लिखने जा रहे हैं, पढ़ाया हूं। तो पहले ये नहीं कि लिखने लगे टाउ,
पहले ये होता है किसके अबाउट लिखने जा रहे हैं, तो आपको मेंशन करना होगा कि किसके अबाउट लिखने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं पॉइंट मेंशन कर दिया कि हम इसके अबाउट। तो आप इसके अबाउट लिखेंगे तो भी आएगा, इसके अबाउट लिखेंगे, कितने के अबाउट लिखेंगे तो आएगा, क्योंकि इसके अबाउट भी टॉर्क जीरो ही होगा। क्यों टॉर्क जीरो होगा? क्योंकि घूम नहीं रहा, एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बराबर एम ए का होता है, यदि घूम रहा होता है इसके अबाउट तो अनबैलेंस टॉर्क होता, टाउ बराबर आई अल्फा होता, तो अभी टॉर्क जीरो है। तो इसके अबाउट टॉर्क जीरो कैसे मालूम चला? नाच नहीं रहा है। अच्छा, इसके अबाउट नहीं नाच रहे तो इसके अबाउट यहां से देखोगे तो नाचने लगेगा वो, मतलब यहां से लगे देखने रॉड तो लगेगा नाचने वहां पे, ऐसे तो होने वाला नहीं है। वो तब भी रेस्ट नहीं रहेगा। सो इसका मतलब सबके अबाउट बैलेंस टॉर्क है। तो फटाक से, अच्छा जिस तरीके से मैं एनएलएम में अक्सर ये बात करता रहा कि कोई भी एक्सिस लीजिए और कंपोनेंट में ब्रेक कर लिए फोर्सेस को, और ए बराबर एम में लिखिए सबके, मतलब दो एक्सिस अक्सर रहा होगा एक्स और वाई, और ए बराबर एम में सबके लॉन्ग लीजिए। अच्छा एक्सिस चूज करिए, ऐसा एक्सिस चूज करिए कम से कम एक तो बैलेंस रहे। यहां पे भी वैसे ही है, कम से कम ऐसा पॉइंट चूज करिए जिसके अबाउट आसान रहे। तो आसान किसके अबाउट होता है यार? ऐसा पॉइंट के अबाउट आसान होता है जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस पास करते हो, ताकि उनका टॉर्क क्या हो जाए? जीरो। पिछले क्लास में बताया हूं, वो जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से फोर्सेस पास करेंगे तो उनका टॉर्क कितना होगा? तो थोड़ा आराम रहेगा ना। कोई और पॉइंट ले लोगे, मान लो इसके अबाउट लिखे तो कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। तो तीनों को टॉर्क लेना होगा और आंसर आएगा, और वही आएगा जो आना चाहिए। लेकिन इसके अबाउट लेंगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा, कम से कम 2 का होगा, तो भी आएगा और वही आएगा। इसके अबाउट लेंगे तो भी ठीक है, थोड़ा इसके अबाउट लिखेंगे तो भी ठीक है, इसके अबाउट लिखेंगे तो फिर थोड़ा कठिन है। क्यों थोड़ा कठिन है? एक भी जीरो नहीं हो रहा है। तो क्या आप लोगों को आइडिया लगा किसके अबाउट टॉर्क लिखना आसान होता है? कौन सा पॉइंट सबके अबाउट लिखेंगे? जब वो कहेंगे कि इसी के अबाउट निकालो तो मजबूरी है उसी के अबाउट निकालेंगे। लेकिन जब कुछ और पाने की बात होगी और अपने से लिखने की बात होगी तब तो चूज करिएगा अच्छा वाला, जैसे एक्सिस चूज करते हैं हम लोग अच्छा वाला। तो एक और चीज बताऊं आपको, इसके अबाउट लोगे तो एमजी का टॉर्क तो जीरो होगा, पर इन दोनों का रिलेशन मिल जाएगा और इससे मिला के सॉल्व करना होगा। लेकिन यदि इसके अबाउट टॉर्क लिए तो सीधा T2 आंसर आ जाएगा और इसकी जरूरत नहीं पड़े। करो, आंसर आएगा, करो। तो देखो क्या लिखना है, देख तो लो, देखो इधर, अबाउट ए टाउ ए बराबर 0। ये मैं 0 क्यों लिख पा रहा हूं बताओ? अच्छा, टाउ बराबर आई अल्फा ही लिखा हूं, मालूम है? टाउ बराबर आई अल्फा ही लिखा हूं, जिसमें आई तो है पर अल्फा 0 है। हाँ लिखिए, चलिए 0 करिए और आंसर आएगा। बैलेंस टॉर्क है, लिखिए, सीधा आंसर T2 आ जाएगा। करिए, T1 पॉइंट के अबाउट लोगे तो T2 आ जाएगा, T2 पॉइंट के अबाउट लोगे तो सीधा T1 आ जाएगा। हाँ, 2mg/3। हाँ, तो मिस्टेक कर दिए, ये सब 2-4 बजे कुछ। चलिए मैं लिखता हूं, देखिए इधर देखो मैं कैसे लिखता हूं। बाकी सब लिख नहीं पाएगा, थोड़ा कम समझते हैं क्या? कम कितने लोग आ गया? बाकी सब बड़ा धुरंधर है यार सब। चलिए मैं लिखता हूं, एक एक नहीं आया कोई बात नहीं। देखो ध्यान सुनो, तो ये पॉइंट पकड़ना है और आपको सेंस लेना है कि अपोज करने वाला सेंस है। देखो ऐसे इसके अबाउट लिखना है, तो T1 का तो 0 हो गया तो नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहीं से पास कर रहा है। mg का मान लेते हैं अंदर प्लस है ना, हा? तो इसके अबाउट देखो ऐसे अंदर प्लस। अच्छा, ये भी मानना जरूरी है ना कि अंदर प्लस मानना है कि माइनस? तो हम अंदर प्लस मान रहे हैं।
सही लिखा हूं? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। कैसे करना होता है मालूम है ना? इसको सेंटर मान के घुमाना होता है अंदर, mg इंटू l/2। अच्छा, इसको सेंटर मान के इसका निकालना है माइनस। माइनस की जगह मैं क्या भी लिख सकता था? दिस बराबर दिस ना, मतलब इधर वाला बराबर इधर वाला। mg चाहता है कि किधर घुमा दे? इधर। और T2 चाहता है कि उधर, और बराबर होगा टॉर्क तो रुका होगा, ऐसे भी जैसे फोर्स में करते हैं यार। सो T2, हाँ तो भूल मत जाइएगा यहीं से ना। तो कितना है ये? 3l/4 है ये। 3l/4 बराबर, देखो आ गया, T2 आ गया, देखो डायरेक्ट। तो इमेजिन करिए कि मैं NLM वाला नेट फोर्स वाला लिखा नहीं हूं तो भी आ गया, तो भी आ गया। इस एक क्वेश्चन से, इस एक छोटे क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ, क्या ऑलमोस्ट पूरा सीख सकते हैं। रोटेशनल के सारे टॉर्क सीख सकते हैं। फिर तो आपको फिर मेहनत ही करना है। तो ये वाला हो गया। तो क्या सी के अबाउट लोगे तो T1 नहीं आ जाएगा? जल्दी से लो, सी के अबाउट लो, T1 आ जाएगा। सी के अबाउट टॉर्क लो और तुम्हें T1 मिल जाएगा, सीधा लिखते ही से मिल जाएगा, बल्कि और किसी क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसके अबाउट लिखने जाओ, देखिए देखो, अबाउट सी, क्या ये T अबाउट सी बराबर 0 ठीक लिखा हूं ना? क्यों 0? सी के अबाउट घूम तो नहीं रहा है ना, तो देखिए दिख ही रहा है यार। तो चलिए सी के अबाउट बताइए, सी के अबाउट T2 का टॉर्क बताइए। क्यों 0? वहीं से पास कर रहा है, कोई भी फोर्स है उस एक्सिस से ही पास करे तो टॉर्क तो 0 होता है। अगर 0 होता क्यों है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होता है। तो चलिए ये देखिए इसके अबाउट। अच्छा ये तो बताया नहीं, हालांकि ऑब्वियस था। किसी के अबाउट लिखते समय जितने फोर्स होते हैं सबका टॉर्क लिया जाता है ना। तो 3 है तो तीनों का, 50 है तो 50 का। फिलहाल T2 का कितना है? 0। बाकी दोनों का लिखने जा रहा हूं। चलिए इसको सेंटर मान के जरा ऐसे घुमाइए। कई बच्चे सोचते, समझ नहीं आता, कहते हैं सर ऐसे क्यों घुमा रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं घुमाते हैं ऐसे? अरे ऐसे तो ऐसे घुमाएंगे, तो ऐसे ही ना। और सेंटर मान के इसको जिसके अबाउट निकालना है तो क्या ऐसा होना है? बाहर ना। सो बाहर प्लस मान लेते हैं, इस बार फर्क नहीं पड़ता है, तो बाहर प्लस मान लेते हैं। क्या लिखे बताइए? mg इंटू l/4, mg इंटू l/4। तो ये वाला देखो ऐसे ना, सेंटर मान के ना, इसी के अबाउट ना, तो अंदर आएगा। तो या तो मन करता है बराबर कर लो, बराबर कर लो इस बार, या माइनस कर लो। T1 इंटू 3l/4 बराबर 0। बताओ T1 कितना आया? यहां पे T2 कितना आया है? हाँ, 2mg/3। और यहां पे T1 कितना आ गया? mg/3, mg/3। तुम्हें क्या लगता है कि O के अबाउट करोगे तो नहीं आएगा? O के अबाउट करोगे तो किसका इस बार 0 हो जाएगा? mg का। ये कहेगा कि इसके अबाउट हम ऐसे घुमाएंगे, और ये कहेगा ऐसे घुमाएंगे। तो दोनों घुमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिख रहा है ना, रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो क्या इसके अबाउट लिख लेंगे? इसके अबाउट लिखेंगे तो मिलने वाला, तब इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। करे देखो एक बार करोगे तो थोड़ा आइडिया लगेगा ना।
तुम्हें ये कॉन्फिडेंस तुम्हें होगा कि यदि आप सही करते हैं तो कैसे भी करिए सही आएगा। ये अच्छी बात है, पहचानना कि आसान कौन सा है, ये अलग बात है। अबाउट ओ लिखे आप लोग, इधर तो अबाउट ओ, टाउ अबाउट ओ जीरो क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। कई लोग ऐसे ही सोच लेते हैं कि बताइए इसके अबाउट कैसे क्या लिखें, जीरो ही लिखना है, जीरो बैलेंस है। तो चलिए इस बार या तो बैलेंस कर लेते हैं या तो माइनस कर लेते हैं। तो mg का तो जीरो है इसके अबाउट, सबसे पहले तो अबाउट होता है। तो दिस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, कितना लिखे बताइए, t1 इंटू एल बाई टू। यदि इसको प्लस मान लें तो इसको तो माइनस मानना होगा ना, माइनस t2 इंटू एल बाई फोर बराबर, तो t1 बाई t2 आ गया। t1 बाई t2 कितना आ गया, 1 बाई 2 आ गया। हाँ, ये भी तुम्हें पूछ सकता है कि रेशियो बता दो, ये भी तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि रेशियो बता दीजिए ना, तो रेशियो भी आ गया। अब क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, एक तो नहीं है तो सॉल्व करना, सॉल्व करके देख लो वही आएगा। मतलब इसकी जरूरत पड़ गई, ये कहने का मतलब ये है कि इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले तो ऐसा मान लिए थे कि जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अब कुछ और नए क्वेश्चन सुन लो तो इसके बारे में। वैसे तो मैं चाहता हूं कि बल्कि आप एक और काम करिए ना, और कॉन्फिडेंस के लिए आपको लग रहा है कि यहीं पे ले रहा हूं थोड़ा ठीक है, और कॉन्फिडेंस के लिए डी के वर्ड निकालो, वही आया करो, करो जल्दी से डी के वर्ड निकालो। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एक एक लोग को जानते हो, तो कुछ 10 15 20 लोगों को भगाने वाले हैं इसमें से। तो नहीं करोगे ना, तो अच्छा नहीं करोगे तो फिर इसमें नहीं बैठोगे। तो रहने का एक ही तरीका है, मेहनत करना होगा और आपको बनाते रहना होगा, कोई और तरीका तो है नहीं। आया, आया। देखो मैं लिखता हूं, देखो अबाउट डी, मतलब अबाउट डी मतलब अब डी के रिस्पेक्ट में या डी की जगह होके देखेंगे तो ऐसा नहीं कि नाचने लगेगा ना, अभी भी वैसे ही है, रोटेट नहीं करे, अल्फा जीरो है। अबाउट डी, और कॉन्फिडेंस के लिए देखिए अबाउट डी और टाउ अबाउट डी बराबर जीरो। ठीक है, लिखने जा रहा हूं मैं। वैसे अभी कौन सा छूटा होता है, बी छूटा हुआ है, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। जब उतना खतरनाक हो जाएगा तो ये तो हो ही जाएगा। ये तो लग रहा है कि उसी का पार्ट है, वो तो बाहर चले गए हम लोग। ये इसके अबाउट लूंगा तो भी सही आएगा ना, किसी के अबाउट। सो चलिए ये वाला प्लस मान लें, बाहर प्लस, सो कितना लिखें, T1 इंटू आर, T1 इंटू आर। ये माइनस मानना होगा, माइनस mg इंटू आर प्लस एल बाई टू। सही है, ये वाला भी फिर से प्लस आर प्लस 3l बाई 4।
बराबर 0। कई लोगों को लग रहा है कि आर आ गया, अब कैसे आएगा, मैं बताता हूं। ये T1R है, MGR है और T2R है। इनको अलग से R वाला इकट्ठा करो, इसे रिप्लेस करो, तुम्हें 0 सब क्या हो जाए करो। R की दिक्कत है ना आपको, तो आप एक बार T1R अलग से, MGR अलग से लिख लो और T2R अलग से, सब इसको सेपरेट कर लो। इसमें आपको मिलेगा T1R और T2R, मतलब T1 प्लस T2R माइनस MGR माइनस MGR। बाकी तो आपको पता ही क्या क्या आएगा। ये T1 ले चुका हूं, MGR ले चुका हूं, T2R ले चुका हूं। ये बचा हुआ है MGL/2 बचा हुआ है, और यहां पे बचा हुआ है प्लस T2 3L/4 बचा हुआ है ना। T1 प्लस T2 की जगह क्या रख लो, तो जब T1 प्लस T2 की जगह MG रखोगे तो MGR और MGR, और इक्वेशन आपको वही वाला पहला वाला मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा T2, और वही मिलेगा जो आना चाहिए, जो मिला था आपको। तो इससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि फर्क नहीं पड़ता आप किसके अबाउट ले रहे हैं, चीजें बदलती नहीं है। एक फोर्स का एक फोर्स का अपना टॉर्क बदलता होगा। हम कह रहे हैं कि mg का इसके जो टॉर्क बदल गया होगा, लेकिन फेनोमेना थोड़ी बदल जाता होगा। तो इससे ये सीखना है, ऐसा नहीं है कि एक फोर्स का अपना अपना फोर्स का टॉर्क नहीं बदलता है, बदलता है, नेट नहीं बदलता है ना। तो ये एक चीज ये सीखने को मिली होगी आपको। तो अच्छा, क्वेश्चन और क्या क्या आईटी में आया हुआ क्वेश्चन सुन लो, क्या क्या पूछते हैं सब। कहते हैं कि इसको मार दिया, वेव पल्स जनरेट कर दिया, अरे बात मत करो, इसको मार दिया, वेव पल्स जनरेट कर दिया इसमें ऐसे, और कह दिया कि इसमें ऐसे मार दोगे तो वेव पल्स जो जनरेट है वो भागेगा ऊपर। तो आईटी में आया हुआ है ऐसे ही फोटो बना के, ऐसा फोटो बना के कुछ। और कई लोग कहते हैं ना कि सर हम वेव्स तैयार कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कर ले रहे हैं, मैकेनिक्स बड़ा कठिन होता है, उसको रहने देते हैं, थोड़ा बहुत अपना सब, ये थोड़ा बहुत सब से काम नहीं चलता है। आप जो पढ़े रहेंगे उसमें यदि कहीं कुछ आ जाएगा उस तरह का, तो फिर वो धरा का धरा रह जाएगा। जो आपका वेलोसिटी जानते होंगे, सुपर पोजिशन सब जानते होंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए वेव पढ़े हुए हैं, रोटेशनल मान लीजिए कोई नहीं पढ़ा है, या फिर ज्यादा आइडिया नहीं है उसको, थोड़ा बहुत फार्मूला टाउ बराबर आई अल्फा जानता है, करने नहीं आता है, मान लीजिए एक लेवल तक। मैं जब कहता हूं कि आपका कोई पार्ट कमजोर है, तो एक लेवल तक मतलब टॉर्क निकालने आ जाए, नहीं कि टाउ बराबर आई अल्फा याद करके सर बोले हुए हैं, थोड़ा सा पढ़ लो, तो टाउ बराबर आई अल्फा नहीं, निकालने भी आना चाहिए। बाकी बहुत कठिन क्वेश्चन मत करिए, ये हो सकता है। तो देखिए किस तरह का यूज आ गया। यदि ऐसा है चाहे ऐसा है, और इसमें कह दिया कि वेव पल्स मार दिया गया, आईटी में आया हुआ है, तो लिखा हुआ पूछा हुआ था कि व्हाट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वेव पल्स इन बोथ स्ट्रिंग। तो अंडर T/μ होता है, तो T निकालोगे तभी ना, न निकालोगे ना आएगा भाई, T निकालोगे तभी ना आएगा, तो ना T निकाल पाओगे ना आंसर आएगा। देखिए V1/V2 बराबर, दोनों मेरी लीनियर डेंसिटी सेम हो दोनों स्ट्रिंग की, तो रेशियो किसका होना चाहिए, V1/V2 बराबर अंडर T1/T2, तो अंडर T1/T2, सो अंडर 1/√2। देखिए आंसर आ गया। चाहे वो कहते हैं कि लीनियर डेंसिटी भी दे देते हैं, भाई ये 2 गुना है इसका, चाहे 4 गुना है ना, चाहे n गुना है, ऐसे कुछ दे देंगे, निकालेंगे, फिर म्यू रख लेंगे, और क्या, म्यू अभी फिलहाल सेम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन पॉसिबल है। जब आप कोई एक चीज पढ़ते होंगे तो उसको उसमें लाया जा सकता है क्वेश्चन में। तो एक लेवल तक पढ़ना ही चाहिए। भले ही आप मान लीजिए रोटेशन आपका वीक है, मैकेनिक्स वीक है, लेकिन कम से कम बेसिक लेवल। अच्छा हाँ, आप इसे भी ये सोचिए कि जब वेव्स की बात किया हो तो रोटेशनल का बहुत कठिन चीज नहीं लगा, थोड़ा सा टॉर्क वाला लग के T1 T2 आया। ये नहीं हो सकता कि रोटेशनल खुद भी बहुत बड़ा उसमें हो और उसमें वेव घुसा हो,
जब कई टॉपिक मिलते हैं, कई यूनिट मिलते हैं, तो आसान सी चीजें मिली रहती हैं, तो घबराना नहीं चाहिए जब यूनिट और सेक्शन मिलते होंगे। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो एक क्वेश्चन से मैं पूरा टॉर्क सिखा दिया, कहीं भी निकाला जा सकता है कुछ भी। और मैं आपको एक एक चीज यहाँ सब बता दिया, किसी के अबाउट निकाला जा सकता है। तो अब तब निकाल दीजिए तो ये mg/2, दोनों में mg/2 mg। अच्छा तुम लोग करके बता रहे हो कि करके बता रहे हो? नहीं, मैं ऐसे सुनना चाह रहा था कि आप सोच के बता लिए तो वैसे करके बताएं तो भी ठीक है, क्योंकि सोच नहीं पाए होंगे। हाँ, इसके अबाउट देखो फिर से सिमेट्री थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि इसमें हल्का टेंशन होगा, इस पे बड़ा दबाव होगा। सोचने में झटके में तो यही लगता है कि इस पे बड़ा दबाव है, लेकिन सच्चाई है कि दोनों पे बराबर है। इसके अबाउट जब लेंगे मिड पॉइंट के, तो mg का तो 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये घूम तो नहीं रहा है, ये इसके अबाउट ये इधर घुमाना चाहता है और ये इधर घुमाना चाहता है। सो t1 इंटू दिस डिस्टेंस बराबर t2 इंटू दिस डिस्टेंस, और दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसलिए t1 t2 बराबर है। यदि t1 t2 बराबर है, रोटेशनल से t1 t2 बराबर प्रूव कर लिया हूं। देखिए फिर से, t1 इंटू दिस डिस्टेंस, लाइन ऑफ फोर्स, t1 इंटू दिस डिस्टेंस। अच्छा हाँ, पता है ना किसके अबाउट निकाल रहे हैं? मिड पॉइंट। और t2 इंटू दिस डिस्टेंस, तो और रुका हुआ है, घूम नहीं रहा है। तो जब डिस्टेंस बराबर है तो t1 t2 भी तो बराबर होगा। तो जब t1 t2 बराबर है तो 2t बराबर mg, तो फिर ठीक है। सो आगे ना ये वाला बताइए, ये वाला इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया है। सो यहाँ पे इकट्ठा ले लेना यार, इसको हटा के यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे 2mg, तो टेंशन में जो 2mg रुका हुआ है, तो यहाँ पे 2mg, यहाँ पे mg, और यहाँ पे t1 और यहाँ पे t2 कर लेंगे आप लोग, सभी लोग। किसके अबाउट लोगे तो आसानी से आ जाएगा, इसके अबाउट लोगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, और इसके अबाउट लोगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। किसी और के अबाउट लेंगे तो फिर तो मेहनत करना होगा थोड़ा। और कौन सा वाला होल्ड मस्ट है करेगा, कौन सा वाला इक्वेशन भी मैं बता रहा हूं, कौन सा? t1 NLM लगाने जा रहा है, NLM t1 प्लस t2 बराबर 3mg, बराबर t1 प्लस t2 बराबर 3mg। तो मैं मान के चलो कि सीख गए। हाँ, तो अंतिम कर दीजिए ये वाला। कर लिए आप लोग? मैं करता हूं, देखिए। कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है। तो मैं क्या क्या लिख रहा हूं? एनएलएम के क्वेश्चन देखिए और रोटेशनल के सारे देखिए। सो इसको मैं तोड़ लेता हूं, इधर की तरफ T2 cos बीटा और इधर की तरफ T2 sin बीटा, इधर की तरफ T1 cos अल्फा और इधर की तरफ T1
हो सकता है कि मैं इसको ऐसे रस्सी से अल्फा बांध दूं तो ये हमारे बस में ना हो। मैं हो सकता है कि एक्स्ट्रा डेटा दे दिया हूं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि हम क्वेश्चन सही बनाए हैं कि नहीं ना, मैं बल्कि मान ले रहा हूं कि मैं बीटा बल्कि यदि एक्स्ट्रा डेटा दिया हूं जबकि बीटा कैलकुलेट किया जा सकता है में भी, सो वही वाला बीटा है ना। तो कई बच्चे आके बोले कि सर ये तो कंट्रोवर्शियल है, यहां से कर रहे तो कुछ और आ रहा है, वहां से कर रहे तो कुछ और आ रहा है। जब ऐसे कहीं कुछ और आता है तो क्या होता है, एक्स्ट्रा डेटा होता है। तो हो सकता है कि हमें अल्फा देना चाहिए था एक तिरछा से और ये बीटा नहीं देना चाहिए था मे भी, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं कि टॉर्क कैसे निकालना चाहिए। तो देखता हूं ना, जितना ऊपर उतना नीचे, हाउ मच ऊपर, T1 cos अल्फा प्लस T2 cos बीटा बराबर mg। एनएलएम के लिए तो याद है हम लोग ऐसे ही लेते हैं, अभी तक जरूरत नहीं पड़ा, केवल वर्टिकल में चीजें थी तो कर लिए थे, लेकिन जब आड़ा टेढ़ा होता है तो दो इक्वेशन लिखते हैं, एक्स वाला और वाई वाला। तो अभी वाई वाला लिखे हैं, एक्स वाला लिख लेते हैं, बैलेंस है, भाग तो रहा नहीं है, तो जितना इधर उतना इधर। तो क्या लिखे, T1 साइन अल्फा बराबर T2 साइन बीटा। ये अभी मैं कौन सा वाला लिखा हूं, F बराबर एम ए, एनएलएम लिखा हूं। अभी तक तो रोटेशनल आया ही नहीं, मतलब इसे इतना तो हम लोग एनएलएम में पढ़ ही रहे थे। इस रिजिड बॉडी के कारण अब नया आने वाला है कैलकुलेशन के नाम पे। अच्छा हाँ, देखिए एक्स्ट्रा डेटा लग रहा है ना कि एक्स्ट्रा डेटा है। क्यों एक्स्ट्रा डेटा लग रहा है, क्योंकि इतने से तो T1 T2 तो आ ही जाएगा ना, तो डेटा एक्स्ट्रा लग रहा है ना। लेकिन फिर भी चलिए एक्स्ट्रा डेटा ठीक है। टॉर्क इसके अबाउट ए ओ बी ना, तो इस बार बल्कि ऐसे करना, देखो ऐसे करना कि इसको प्रोजेक्ट करना, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, इसके बजाय ज्यादा अच्छा ये है कि फोर्स को तोड़ लेते हैं। फिर से सुन लो, जनरली वैसे हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं लाइन ऑफ फोर्स पे, लेकिन इस बार ज्यादा अच्छा कौन सा वाला है, इसको तोड़ लेते हैं ऐसे और ऐसे। इसके कारण कितना टॉर्क है बताओ, 0, वहीं से पास कर रहा है, देखो अबाउट ओ के अबाउट ले रहे हैं, अबाउट हो। तो बताइए जो भी फोर्स लगता है, या इसके अबाउट लेना है, तो जो भी फोर्स लगता है उसके कौन से कंपोनेंट से टॉर्क मिलता है, परपेंडिकुलर वाले से, किस वाले से नहीं मिलता है, अलोंग वाले से नहीं मिलता। line joining about which you have to find out torque to the point and point of application of force। लाइन ज्वाइनिंग के along जो तोड़े रहते हैं उससे टॉर्क किससे मिलता है, ये जो दरवाजा ऐसे है ना परपेंडिकुलर वाले से, along वाले से नहीं। तो यहां पे तो देखिए परपेंडिकुलर तोड़ना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे करना और फिर बीटा यहां सोचना, फिर कहां बीटा, फिर पर वो करोगे तो भी ठीक है और वही आएगा टॉर्क, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो पर ये वाला फोर्स आप मल्टीप्लाई अबाउट टू, और अच्छा घूम रहा नहीं है तो किसी के अबाउट नहीं घूम रहा है, अबाउट भी नहीं घूम रहा है, तो बताइए टॉर्क क्या लिखे, बताइए ऐसे T2 cos बीटा into L/2, हाँ, और इसका ऐसे बराबर लिखने चाहिए, माइनस लिख लीजिए, इंटू L/2 बराबर 0 कर लीजिएगा। डेटा लग रहा है एक्स्ट्रा है, क्यों डेटा एक्स्ट्रा है, ये कर रहा है T1/T2 बराबर क्या होना चाहिए, साइन बीटा बाई साइन अल्फा, और ये कर रहा है T1/T2 क्या होना चाहिए, कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा। कंट्रोवर्शियल लगने लगा, देखिए कंट्रोवर्शियल तो एक डेटा बल्कि नहीं दिया जा सकता था, बीटा नहीं दे सकते थे, छोड़ सकते थे, लेकिन सीखना ज्यादा जरूरी है, जो क्वेश्चन बनना होगा वो अलग करिएगा आप लोग। तो करना क्या है तब, अब कहीं भी क्वेश्चन के लिए जो रोटेशनल मोशन है,
एक्सेलरेशन वाला पार्ट, दो इक्वेशन लिखना है, एफ बराबर एम ए एंड टाउ बराबर आई अल्फा, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनामिक हो। स्टैटिक है तो बैलेंस है, और डायनामिक है तो टाउ बराबर आई अल्फा और एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करिए जरा, देखे तो थोड़ा अब नया, रॉड तो ज्यादा हो गया, बहुत सारा रॉड हो गया। देखता हूं आप लोग ये वाला कर पाते हैं। एक एम मास का सॉलिड स्फीयर है और इस पे रस्सी रैप्ड है इस पे, और यहां से एक आदमी को खींचना, इसको चढ़ाना है। ये पॉइंट पी है और ये हाइट है एच और रेडियस है आर, पॉइंट पी है। एफ फोर्स लगा के इसको चढ़ाना चाहता है ऊपर वाले स्टेप पे, ये ऊपर वाले सरफेस पे चढ़ाना चाहता है। क्वेश्चन लिखिए, एज शोन इन फिगर, as shown in figure, as shown in figure, find minimum horizontal force F applied at the top of sphere as shown in figure. Find minimum horizontal force F applied as shown in figure. Find minimum horizontal force F applied at the top of sphere, at the top of sphere, to keep it on upper surface, to keep it on upper surface, considering no slipping at contact point P, considering no slipping at contact point P। करिए। क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पकड़ के उसको ऊपर चढ़ाना है ना, बहुत भारी है, उठा के नहीं रख पा रहे तो ऐसे चढ़ाओ। जिस तरह का है ये केवल F बराबर एम ए से आने वाला नहीं था। ये कांटेक्ट पॉइंट पे अच्छा घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छा होता है कि कांटेक्ट पॉइंट पी पे स्लिपिंग नहीं स्लिपिंग है दिया होता, जो कि दिया है, नहीं दिया होता तो भी ये मानना चाहिए था अपने से आपको, क्योंकि मान लो खींचने लगे और लगे यहीं पे घूमने, ऐसे सरकने लगे यहीं पे, तो चढ़ेगा थोड़ी ही हो, पता लगा कि तेजी से खींचे वहीं पे घूम गया, तब थोड़ी चढ़ेगा। पॉसिबिलिटी थी घूमने की। निकाला? कोई निकाला? इतना ऊंचा मत बना दो कि परसेप्शन ही वीक हो जाए, काफी ज्यादा तो ऊंचा बना दिए तुम। जो ठोकर है तुम ये कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं बना दिए, चढ़ेगा ऊपर वो, अब उतने भी नहीं चढ़ेगा। ये यहां तक बना दिया है।
थोड़ा आपको ध्यान रखना था, यहां तक बना देंगे आप, तब नहीं चलेगा। कि ना? अच्छा, कभी कभी आपको पता है ऐसे भी सोचा करो ना, फिजिक्स मैं कई बार बोला हूं कि आईटी को आप सेकंड पे रखिए, याद है आप लोगों को? मैं कहा कि साइंस को, नॉलेज को, ह्यूमैनिटी को, मतलब आप जो जिसके लिए जी रहे हैं, ह्यूमैनिटीज जो एक सब्जेक्ट है वो फॉरेन में और हार्वर्ड में, एमआईटी में, हर जगह ये ज्यादा पॉपुलर है। साइंस तो लोग लेते ही हैं, उससे ज्यादा प्रीफर करते हैं कि हमें, कि अच्छा रीजन जानते हो क्या है? वो रीजन ये है कि जब लोग साइंस खूब पढ़ने लगते हैं उनके दिमाग में ये भी आने लगता है कि साइंस जो दिक्कत अब जो प्रॉब्लम आ रही है, इसी से मैं ना पॉपुलर ज्यादा हुआ है ह्यूमैनिटीज, पहले पहले थोड़ी था। तो उनको इस बात का ज्ञान होने लगा है कि जाना सबको है अब, तो कुछ नया ऐसा देके जाते हैं जो पॉल्यूशन कंट्रोल कर ले और लोगों को खुश रख ले। बाकी साइंस में तो बहुत एडवांसमेंट हुआ है, और ज्यादा एडवांस करके हम लोग पता करके एलियन है कि नहीं है, ये पता करके ज्यादा क्या कर लेंगे? यहाँ पे तो पॉल्यूशन और लोग सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, इतना डिजीज हो रहा है, तो ह्यूमैनिटीज ज्यादा पॉपुलर होने लगा। तो लेकिन अभी फिलहाल आप साइंस वाले हैं तो ठीक है, लेकिन कोरिलेट कर जहां पे आर्टिकल हो पढ़िए और समझिए, उसको ट्राई करिए। तो यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि यदि आप फोर्स लगा रहे इस पे चढ़ाने के लिए, तो आपको ये सोचना होगा कि किसके अबाउट लेने से और क्या करने से होने वाला है। यदि आप ऐसे नहीं सोच पाएंगे तो फिर नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले आता है परसेप्शन, आता है ना, पहले आता है प्लानिंग, आता है कि क्या हो रहा है ना। तो ये इसको चढ़ाने के लिए पहले इस पे ऐसे करना होगा, तो इसी के अबाउट रोटेट करके चढ़ेगा। इस वजह से चढ़ेगा, यदि स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा तो, है ना। तो एक एक चीज को कंसीडर करना होगा। तो जैसे ये मैं क्यों बता रहा था, पहले फीलिंग आता है, फिजिक्स में ऐसे ही आता है। तो जैसे क्या 2/2 mg/5 कुछ बता रहा था, तो क्या सोचना चाहिए था उसको? सोचना चाहिए था कि ये एच पे तो डिपेंड करना चाहिए था, तो एच तो आना ही चाहिए था। मतलब एच कम ज्यादा हुआ तो आपको ज्यादा एफर्ट का और ज्यादा लगाना होगा। पहले साइंस में ये आता है, कैलकुलेशन तो बाद में आता है। तो यदि आपका रिजल्ट आ गया तो भी आपके दिमाग में आना चाहिए, मिस्टेक हो गया, एच तो आना चाहिए था, आर और एच टाइप का कुछ ना कुछ ऐसे इस टाइप का आना चाहिए था। करते हैं, देखो क्या मिस्टेक हुआ उसका। चलिए करके दिखाता हूं। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम इसी पे बना दें, क्योंकि इतना दिन तो बनाते आ रहे हैं, अब क्या सेपरेट बना है ना। तो जरा देखिए, तो ये देखिए उठने लगा है, देखिए ये अब इधर जाने लगा है ना, देखिए इधर ऐसे बड़ा सा स्फीयर है, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है, जाने लगा है। तो ये तो यहाँ पे छोड़ेगा ना यार, तो मैं छोड़ा हुआ मान लिया इसलिए नॉर्मल 0, लिमिटिंग केस, जस्ट लिमिटिंग केस। तो ये देखिए नीचे mg, और ये नॉर्मल मैं नहीं लगा रहा हूं ना। क्यों नहीं लगा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? जस्ट लिमिटिंग केस छोड़ के अब चढ़ने लगा है। ये देखिए, यदि यहां पे कॉर्नर से पता नहीं चल रहा है तो कम से कम टेंजेंट से नॉर्मल लगा लो। किस पे टेंजेंट खींच के? कॉर्नर पर नहीं, स्फीयर पे। एन, ठीक है। और जरा देखिए तो इसका टॉर्क 0 है, इसी के अबाउट, इसके अबाउट इसका टॉर्क 0 है, और इसका भी टॉर्क, और इसका टॉर्क है, और ये कैसे घुमाना चाहता है? ऐसे। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे, समझ में आ रहा है? वैसे हालांकि इसकी जरूरत तब नहीं होगी यदि किसके अबाउट टॉर्क ले रहे होगे, पी के अबाउट। तो इसका मतलब एक अच्छा पॉइंट है कि किसके अबाउट लिया जाए तो काम होगा, पी के अबाउट। और वैसे लग भी रहा है कि पी के आसान होगा, एफ भी नहीं पता है, एन भी नहीं पता है, और सबसे ज्यादा फोर्स यहीं से पास भी कर रहा है, यहां से वैसे कर रहा है, एन भी पास कर रहा है, एमजी भी कर रहा है। लेकिन यहां पे तो पता था, कम से कम एमजी पता था, यहां लगा तो, है ना। सो अबाउट पी
अबाउट कॉन्टेक्ट पॉइंट पी। ये समझ में आया ऐसे क्यों लगाया हूं? क्योंकि कैसे नाचने वाला था ऐसे, और उसको कौन रोक रहा है? यही वाला फ्रिक्शन। नहीं तो अभी तो स्लीपिंग बोला हूं कि स्लीपिंग नहीं है। क्या ये मैं ठीक लिख रहा हूं? देखो तो जरा, एफ कह रहा है कि हम इसको इधर चढ़ाएंगे और एमजी कह रहा है लौटा लेंगे। हल्का सा कम किए तो लौटा लेगा वो, ये वाला। तो एफ के अनुसार इस पे एफ किधर लेके जाना चाहता है? इसके अबाउट देख लो, इसके अबाउट। आइए वाला देख लो, इसके अबाउट। उल्टा यार। तो मैं लिखने के जरूरत देखो तो टाउ एफ लिमिटिंग केस में इक्वल लगा रहा हूं, सही है। वैसे इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 4। कौन कौन से बता देता है? 1 2 3 और 4। पर 2 का इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 2 का 0 भी तो है। किसका किसका 0 है? ठीक है। और ये समझ में आ रहा है, चढ़ाने के लिए जो इसका टॉर्क है मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा हो। ऑब्वियस ही बात है, एक का जो उधर चढ़ाना चाहता है उसका ज्यादा हो लौटा के लाने वाले से। तो क्या ये टॉर्क लिख लेंगे इसका? बताइए क्या ले? यहां से लेके आपको फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 2r माइनस h, 2r माइनस h। सही है। तो क्या mg का टॉर्क लिख लोगे? मैं बताता हूं, mg वाला तुम गलत लिखे होगे। देखो ये r है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r नहीं है, ये r है और ये h है। तो बताओ ये कितना है? r माइनस, लेकिन अभी ये नहीं मिला है। अंडर रूट दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर बराबर दिस अंडर रूट में, तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, निकालिए जल्दी से, बताइए। ये वाला दूरी, यदि ये r है, पाइथागोरस थ्योरम, यदि ये r है और ये r माइनस h है, क्योंकि ये पूरा r है और ये h है, तो ये r माइनस h है, तो ये दूरी कैसे आएगी? अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r माइनस h का स्क्वायर। तो कितना आया ये? अंडर रूट 2rh माइनस h स्क्वायर। सही है। तो देखो क्या लिख रहा हूं यहां पे, सही है। सो एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg अंडर रूट h 2r माइनस h डिवाइडेड बाई 2r माइनस h। सही है। थोड़ा और छोटा कर ले क्या? इसको अंडर रूट में ले ले क्या? तो इसको अंडर रूट में ले लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा अंदर में और एक ठो कट जाएगा, है? तो वैल्यू आएगा एफ ग्रेटर देन इक्वल टू mg अंडर रूट h बाई अब ये आपको स्ट्रॉन्ग कैसे होना है? क्या नया था कुछ इसमें? बहुत ज्यादा आप नहीं देखे कि हम लोग क्या क्या पॉइंट है इसमें? ये सोचना एक पॉइंट था कि किसके अबाउट लेंगे तो आसानी से आएगा, और फ्री बॉडी डायग्राम में एन और एफ लिखना है ना। क्वेश्चन और कितनी पॉसिबिलिटी है पूछने की? आप बताइए कि एफ कितना है ना, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, आप बताइए कि ये एन कितना है, आप ये बताइए कि मिनिमम म्यू कितना हो कि इसको आसानी से धीरे से इस पे चढ़ा लें। यहाँ दिस मिनिमम म्यू बिटवीन दिस एज एंड सॉइल स्फीयर। सो लग रहा है कि बहुत कुछ पूछा जा सकता है। मिनिमम म्यू निकाल लेंगे क्या आप लोग? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो फर्क नहीं पड़ता, अभी भी वही सारी चीजें हैं। और ये वाला एफ कैसे निकालेंगे बताइए? ये वाला एफ यदि इसके अबाउट लोगे, इसके अबाउट, तो
इसका इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो F इंटू आर बराबर दिस वाला, ऐसे F वाला हाँ लिमिटिंग केस में, लिमिटिंग अभी जो हम लोग किए हैं वो भी लिमिटिंग केस है ना, ये वाला जस्ट बराबर वाला, ये बराबर के लिए, नहीं तो ग्रेटर तो कर ही लेंगे। लिमिटिंग केस में जो मिनिमम मैक्सिमम और एफ की बात जो कर भी लिमिटिंग केस के लिए बराबर है, ऐसे बराबर नहीं होगा तो, नहीं तो ये ज्यादा हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन लिखिए, घर से करके लेके आइएगा। Find acceleration of each block, each mass. Find acceleration of each mass in each case. And angular acceleration of pulley. And angular acceleration of pulley. इसमें एक स्ट्रिंग रैप है से, मास एम है, रेडियस आर है, कैपिटल एम है, इसको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। आप टेंशन भी बता दीजिएगा स्ट्रिंग में, आल्सो फाइंड टेंशन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। टेंशन बताना है, इसका एक्सेलरेशन बताना है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, और इसके द्वारा एक्सेल के द्वारा फोर्स। ये समझ में आ रहा है, ये क्या है समझ में आ रहा है, सपोर्ट है, ऐसे लोहे का बना हुआ है, रॉड है, उसमें पुली है, इमेजिन कर पा रहे हैं, पुली है, रॉड है, ऐसे उसमें पुली है, तो 3D है ना, ये दोनों तरफ ऐसे रहता है सपोर्ट, और बीच में रॉड है, उसी को घूम सकता है, इसमें रस्सी लपेट के और नीचे है वो वाला यार घिरनी, समझ रहे हो, कुएं में जो करते हैं, दोनों तरफ सपोर्ट रहता है। स्मॉल एम, कंफ्यूज मत करिएगा, ये दोनों अलग अलग है ना, बहुत सारे बच्चे मास काट के अपना लिख देते हैं, तो ये अलग अलग मास है, रेडियस आर है, और इसको क्या मानना है, डिस्क मानना है। क्या मानना है, डिस्क, क्योंकि इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी आपको। डिस्क है, अभी रेडियस आर है, मास एम है। यदि घर पे एक्सपेरिमेंट सब कर सकते हैं, देखिए किसी डिस्क में आप ऐसे ऐसे लपेट के और ऐसे पकड़ लेंगे तो खुलते हुए नीचे चला जाएगा, तो आपको बताना है अल्फा कितना है और ए कितना है, खुलता हुआ, इस पे रैप है ये स्ट्रिंग, और टेंशन बताना है, ए बताना है और अल्फा बताना है आपको। रेडियस आर है, M1 है, M2 है, और ये मास M है, और ये डिस्क है। आप लोग ने ले रहे कि एनएलएम, ऐसा लग रहा है कि एनएलएम में लौट आए हम लोग, हाँ, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। ये क्या कहे, इसकी कंसिडरेशन लिखवाने रहो, बस सुन लो। एक्सेल फ्री है, डिस्क सफिशिएंटली रफ है फॉर नो स्लिपिंग ऑफ स्ट्रिंग ओवर इट, मतलब स्ट्रिंग स्लिप करने वाला ऐसे होगा जब M2 ज्यादा होगा,
तो जब ऐसे होगा तो वो घूमेगा ना, स्लिप नहीं करेगा, रस्सी स्लिप नहीं करेगा बल्कि घुमाएगा, सरकेगा नहीं, रस्सी सरकेगा नहीं। एक केस बनता था कि रस्सी सरक सकता था, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये घूमेगा, है ना। ये रस्सी कम होगी, रस्सी ज्यादा होगी, डिस्क है और फ्रिक्शन नहीं है। यहां फ्रिक्शन नहीं है पर यहां पे सफिशिएंटली रफ है फॉर नो स्लिपिंग, इसकी जरूरत फ्रिक्शन की नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं ना। तो एक्सेल फ्री है और स्ट्रिंग और पुली के बीच में सफिशिएंटली रफ है ताकि वो न सरके, ये सरके अंदर वाला एक्सेल पे रॉड पर। सो आपको बताना है कि M1 M2 का एक्सेलरेशन कितना है, इसका अल्फा कितना है, इसमें टेंशन कितना है, इसमें टेंशन कितना है, ए कितना है, अल्फा कितना है, और सब। सो हम लोग कल करना क्या वो सुन लो, ताकि अपने से किताब में पढ़िए, डिस्कस करिए, पढ़े तो आप अपने से करिए। करना क्या हो सुन लो, सारे में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सारे में मतलब इसका भी फोर्स लगा के, इसका एक रॉड का ऊपर नीचे आना चाहता है ऊपर लेगा। सो क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और हर एक बॉडी के लिए, पुली के लिए भी और ब्लॉक के लिए भी, सबके लिए, हर बॉडी के लिए F बराबर ma और टाउ बराबर IL लिखना है और सॉल्व करिएगा और सब मिलेगा। तो कल तो डिटेल इतना पढ़ेंगे कि किताबों में उतना नहीं दिया होगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो कल आप लोग मेहनत करके आइए, फिर मैं बताता हूं कि क्या होता है, लेकिन करके आगे तो फायदा होगा।